हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी व विशाल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के संशोधन। यानी दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा प्यारा भारत है, उसका एक संविधान है। और अगर संविधान है तो उसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे भारत का संविधान है, उसमें कितने संशोधन हुए हैं, किस तरह के संशोधन हुए हैं और उन संशोधनों में क्या क्या लिखा है। दोस्तों, ये संशोधन हम 1 से लेके 104 तक पूरे कवर करेंगे, एक भी संशोधन बीच में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे ये चाहते थे कि उनको 1 से लेके 104 तक पूरे संशोधन करने हैं, तो उनके लिए आज ये हमारी वीडियो आ गई है। इसमें दोस्तों सारे संशोधन कवर किए जाएंगे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में ये बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि इसके आने वाले पार्ट आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारा संशोधन है वो है प्रथम संविधान संशोधन 1991। यानी दोस्तों, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। 1950 में लागू होने के तुरंत एक साल बाद यानी 1951 में ही भारत के संविधान में पहला संशोधन किया, जो कि भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कहलाता है 1991 का। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें अनुसूची 9 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अनुसूची 9 दोस्तों जो है उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। हम सब जानते हैं जब हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तब हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत के संविधान में इतने संशोधन किए गए हैं जिसकी वजह से अब टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार के कानून के बारे में बताया गया था। ठीक है दोस्तों। भूमि सुधार का कानून जो है वो अनुसूची 9 में बताया गया है। और उसी के साथ एक काम और किया गया है जिसके तहत अनुच्छेद 19 के कुछ प्रावधानों को दोस्तों प्रतिबंधित किया गया। हम सब जानते हैं जो आर्टिकल 19 है वो हमारी स्वतंत्रता के विषय से संबंधित है। इसीलिए अनुच्छेद 19 में दोस्तों कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि किसी टाइम आने पर हम व्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है छीन सकते हैं, उसके व्यापार करने की स्वतंत्रता को छीन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15 का दोस्तों जो सब क्लॉज है 4, इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक शोषित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। और अनुच्छेद 21 ए के तहत दोस्तों जो जोड़ा गया था वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी आर्टिकल 31 ए जोड़ा गया था जो कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करता है, यानी जमींदारी प्रथा का अंत करता है। ठीक है दोस्तों। ये था प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसको आपको याद रखना है और इसमें जो जो कार्य किए गए थे वो भी आपको याद रखने हैं। बात करेंगे भारत के संविधान के संशोधन 2 की। ये कौन सा था? द्वितीय संविधान संशोधन 1952। उसी के अगले साल दोस्तों फिर एक संशोधन किया जो कि द्वितीय संविधान संशोधन 1952 कहलाता है। इसके तहत दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सीट दोस्तों 500 निर्धारित की गई थी। ठीक है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सीटें थी वो कम से कम 500 रखी गई थी। ठीक है। उसके बाद तीसरा संविधान संशोधन किया गया जिसे तृतीय संविधान संशोधन 1954 का अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत क्या किया गया था दोस्तों? इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया था, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। यानी दोस्तों हम सब जानते हैं जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह की सूची बताई गई है। पहला राज्य सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरी समवर्ती सूची। यानी जो समवर्ती सूची है उस पर जो है 33 विषय ऐसे डाले गए थे जो कि कुछ है खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास और जूट। इन सब पर दोस्तों जो है सरकार के नियंत्रण के लिए इन विषयों को दोस्तों समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है। यानी सरकार इनको नियंत्रित कर सकती है। ठीक है। उसके बाद चौथा संविधान संशोधन 1955 हुआ जिसमें व्यक्ति की निजी संपत्ति राष्ट्र द्वारा लेने पर न्यायालय में कोई केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है दोस्तों। चौथा संविधान संशोधन होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति की यानी सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति ले लेती है तो उस पर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं विनोबा भावे नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये भूदान आंदोलन चलाया था और जिसके तहत जमींदारों की बहुत सारी जमीन जो है सरकार ने ले ली थी, है ना।
और उस स्थिति में जो जमींदार थे वो सरकार के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दोस्तों हमने जो है 9वीं अनुसूची में डाल दी थी। यानी अगर सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति हड़प लेती है तो वो किसी भी न्यायालय में केस नहीं कर सकता। ठीक है, और ये अधिकार सरकार को दिया गया था 9वीं अनुसूची के तहत, संविधान की 9वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, पांचवा संविधान संशोधन हुआ 1955 में। पांचवा संविधान संशोधन हुआ 1955 में, जो कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्य के विधानमंडलों द्वारा अपने राज्य क्षेत्रों, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाले केंद्रीय विधियों के बारे में अपने विचार भेजने के लिए राष्ट्रपति कोई सीमा निर्धारित कर सकता है। यानी दोस्तों, अगर कोई कानून केंद्र सरकार ने बनाया है जो कि किसी राज्य के क्षेत्र या फिर सीमा पर प्रभाव डालता है, तो राष्ट्रपति बीच में हस्तक्षेप करेगा और राष्ट्रपति कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। और इसके लिए दोस्तों कोई सीमा निर्धारित की जाएगी कि आप इस सीमा तक जो है रहकर ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई थी कि वो केंद्र सरकार से जो है टक्कर ले सके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद छठा संविधान संशोधन हुआ 1956 में। तो छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसके तहत इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी जो हाई कोर्ट के जज हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वकालत कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये अधिकार नहीं था, केवल सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा और जो हाई कोर्ट का जज है वो केवल हाई कोर्ट में वकालत करेगा। लेकिन अब जो है दोस्तों 1956 में इस चीज़ को हटा दिया गया है, जो कि संविधान का छठा संशोधन कहलाता है। इसके तहत अब एक हाई कोर्ट का वकील एक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वकालत कर सकता है। ठीक है, केस लड़ सकता है। और इसके तहत दोस्तों एक काम और किया गया, संघ सूची में परिवर्तन किया गया। ठीक है, संघ सूची में परिवर्तन किया, जिसके तहत अंतर्राज्य बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र द्वारा कर लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी जो अंतर्राज्य बिक्री है, यानी दो स्टेट के बीच में जो भी बिक्री है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा उसको जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जो कि अनुसूची 1 में बदलाव किए गए थे। ठीक है, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत अनुसूची 1 में बदलाव किए गए थे और साथ ही दोस्तों 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, हम सब जानते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पास हुआ था और इसी के तहत दोस्तों 14 राज्य बनाए गए थे और 6 संघ शासित क्षेत्र जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे भारत में जो हुए थे वो 14 राज्य हुए थे और 6 संघ शासित प्रदेश हुए थे, जो कि अब बढ़ के 28 राज्य हो चुके हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के तहत लोकसभा की अधिकतम सीटें 520 निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे संविधान का 8वां संशोधन अधिनियम 1959। ये क्या कहता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया अप टू 1970। यानी दोस्तों 1960 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसके तहत एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी जो आरक्षण 1960 में ख़त्म होने वाला था वो अब 1970 में जाके जो है ख़त्म होगा। लेकिन ये दोस्तों ये अभी तक ख़त्म नहीं होगा, ये 10-10 साल करके जो है संविधान में संशोधन करेंगे और इस आरक्षण को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे संविधान का 9वां संशोधन। संविधान का 9वां संशोधन अधिनियम 1960 ये क्या कहता है, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किए गए यदि संसद के द्वारा भारत संघ के किसी क्षेत्र को विदेश को सौंपा जाता है तो उसके लिए संशोधन करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं जो हमारा आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में ये लिखा है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 का पालन करने के लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसको एक बिल मान के आप पारित कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 1, 2 और 3 में क्या लिखा है। अगर आप ये नहीं जानते तो ऊपर आई बटन में दोस्तों जो है हमारी संविधान की सीरीज़ है जिसमें हमने 1 से लेके पूरे 395 प्लस आर्टिकल करवाए हैं। तो आप ये एक एक आर्टिकल करें, जैसे हम ये भारत के संविधान के संशोधन कर रहे हैं और इसी तरह मैंने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता भी करवाई है, तो आप उसको भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो 9वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि संसद जो है कोई भी राज्य किसी और देश को दे रही है तो संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 4 हमें कहता है अगर आप किसी बाहर के देश को हमारे भारत में मिला रहे हैं
तो आपको संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे भारत में से कोई चीज़ जारी है तो हमें संशोधन करना अनिवार्य है। 1960 में केवल यही हुआ था 9वें संविधान संशोधन में। ठीक है, बात करेंगे 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ये क्या कहता है? दादर नागर हवेली को भारत संघ का अभिन्न अंग बनाकर उसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। यानी दोस्तों, जो दादर नागर हवेली है उसको भारत में सम्मिलित किया गया और उसको एक केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश बनाया गया। संघ शासित प्रदेश वो प्रदेश होता है जहां पर केंद्र की पावर ज़्यादा होती है एक राज्य के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमारे देश में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इसमें एक और जुड़ गया था तो ये 7 हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे 11वें संविधान संशोधन 1961 की। ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। यानी दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए थे, जो कि संसद के दोनों सदन बैठते थे तो उसको हटाकर निर्वाचक मंडल जो है उसको बिठाया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में इसमें एक काम और किया गया था, जो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जा सकता अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का आप लोग चुनाव कर रहे हैं और वहां पर कम सदस्य मौजूद हैं तो आप उस चुनाव को रद्द नहीं कर सकते कि वहां पर जो है उपयुक्त निर्वाचक मंडल नहीं था। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होकर रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों संविधान का 13वां संशोधन अधिनियम 1962। ये संशोधन भी 1962 में किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 37A को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में एक और संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में ये आपके संविधान में नहीं है ना। इसी के साथ एक और काम किया गया जो कि नागालैंड राज्य के साथ किया गया था। नागालैंड को भारत संघ का 16वां राज्य बनाया गया, यानी भारत संघ का बनने वाला 16वां राज्य नागालैंड बना था। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 की। ये संशोधन भी 1962 में किया गया था और इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। यानी दोस्तों, सबसे पहला काम पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया? ये जो केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी, यानी जो मैंने अभी आपको राज्य बताए हैं, ये उस टाइम में जो है ये केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में ये जो है हमारे भारत के राज्य कहलाते हैं, केवल पुडुचेरी और दमन द्वीप को छोड़कर। ठीक है, तो इनमें जो है इन सभी में जो मैंने आपको बताई है, इनमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। यानी इन सब में जो है खुद का सीएम यानी मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, सिंपल सा है बहुत, और ये आप समझ गए होंगे इसको पढ़ते ही। ठीक है, बात करेंगे संविधान का 15वां संशोधन जो कि 1963 में किया गया था। इसके तहत उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्त होने की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल एक काम किया गया था, जो कि हाई कोर्ट का जो जज है उसकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, उसके बाद 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें क्या हुआ था? समिति का यह भी विचार था कि राज्य विधानमंडल या संसद की सदस्यता के लिए प्रत्येक उम्मीदवार और सार्वजनिक पद के इच्छुक और पदधारी को संविधान बनाए रखने और संघ की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए खुद को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ के रूपों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, ये जो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 था, इसके तहत अनुसूची 3 में जो शपथ बताई गई है, उसके तहत दोस्तों जितने भी पदाधिकारी हैं भारत सरकार के, उन सब के लिए दोस्तों शपथ की व्यवस्था की गई। यानी प्रत्येक, केवल ये नहीं कि सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, नहीं, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो कि एक सार्वजनिक पद पर भी है ना, उन सब के लिए जो है शपथ की व्यवस्था की गई और जो हमारी अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उनको खुद के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई गई, है ना। उसके बाद बात करेंगे अपने 17वें संविधान संशोधन 1964 की। 17वां संविधान संशोधन 1964 हुआ।
जिसमें ये कहा गया था यदि भूमि का बाजार मूल्य बतौर मुआवजा ना दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी दोस्तों हम सब जानते हैं जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो जमींदारों के पास था। जमींदारों से भूमि छीनने के लिए विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया। ठीक है, भूदान आंदोलन के तहत जमींदारों को उनका मुआवजा दिया गया और उनसे भूमि छीनी गई। ठीक है, लेकिन कुछ जमींदार ऐसे थे जिनको पूरा पूरा मुआवजा नहीं दिया गया था। तो उस केस में दोस्तों जमींदारों के लिए ये कहा गया था कि आप जो है हमारे खिलाफ केस दायर कर सकते हैं अगर हम आपको पूरा मुआवजा नहीं देते। ठीक है दोस्तों, भू अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी भू अधिग्रहण जो जो भूमि छीनी जा रही थी उसको जो है रोक दिया गया था। ठीक है, जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, है ना। इसी संशोधन में दोस्तों एक काम और किया गया, 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। ठीक है दोस्तों, जो 9वीं अनुसूची है उसमें 44 प्रावधानों को और ऐड किया गया था। अब वो क्या प्रावधान थे तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 18वां संविधान संशोधन 1966 क्या कहता है, पंजाब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया एवं हरियाणा को भारत का 17वां राज्य बनाया गया। यानी दोस्तों जो पंजाब था, पंजाब को तोड़ के बीच में से जो है इस तरफ हरियाणा राज्य का गठन किया गया जो कि भारत का 17वां राज्य बना था। इस तरफ पंजाब और इस तरफ जो है हरियाणा राज्य बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था 18वां संविधान संशोधन 1966 में। उसके बाद 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय की चुनाव याचिकाएं सुनने को अधिकार दिया गया। यानी दोस्तों जो चुनाव आयोग था उसके अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे और उच्च न्यायालय को दोस्तों ये शक्ति दी गई थी कि वो सभी चुनाव याचिकाएं सुन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अधिकार जो है उच्च न्यायालय को दिया गया था। उसके बाद 20वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ जो कि कहता था इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की वैधता प्रदान की गई। यानी दोस्तों जो अनियमितता के तौर पर जो है नियुक्त किए गए हैं उनकी जो नियुक्ति है उसको वैधता प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, तो यही हुआ था 20वां संविधान संशोधन 1966 में। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ जिसके तहत दोस्तों सिंधी भाषा को संविधान की 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। हम सब जानते हैं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया कि भारत के संविधान में कितनी भाषा हैं। ठीक 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जो है वो ऐड किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है, 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि कई बार पूछी गई है। उसके बाद 22वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया जो कि असम राज्य की सीमा में परिवर्तन किया और मेघालय राज्य को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा के बाद दोस्तों मेघालय राज्य बना जो कि असम राज्य में से टूटकर बना था और ये बना था 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। बात करेंगे 23वां संविधान संशोधन 1970। ये क्या कहता है, ये कहता है आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आरक्षण है वो 10-10 वर्ष करके बढ़ता रहेगा। तो 1970 में एक संशोधन किया गया जो कि 23वां संविधान संशोधन कहलाता है और आरक्षण यानी SC/ST के वर्गों के लिए आरक्षण जो है वो 1980 तक कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया जो कि ये कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी दोस्तों संविधान का 24वां संशोधन हुआ 1971 में जिसमें संसद को ये 2 अधिकार दिए गए कि वो अनुच्छेद 13 यानी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 में। जो भारत के संविधान में आर्टिकल 368 है उसमें दोस्तों संशोधन के बारे में बताया गया है। तो केवल संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये अधिकार केवल संसद के पास है। ठीक है, इसके तहत एक काम और किया गया, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी दोस्तों राष्ट्रपति को ये 100% बोला गया कि हम आपके पास विधेयक भेजेंगे और उस पर आपको हाँ करना है। इसके कहने का मतलब केवल इतना ही है, राष्ट्रपति को दोस्तों जो है बाध्य कर दिया गया कि वो इस पर अपनी मंजूरी दे। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों 25वां संविधान संशोधन किया गया जो कि 1971 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो संपत्ति के मौलिक अधिकार हैं उनको काट लिया गया था और उनको जो है एक विधि का अधिकार बना दिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 के ख या ग में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करते हैं। यानी दोस्तों इसके कहने का मतलब है अनुच्छेद 39 खा या फिर गा में कोई भी नीति निर्देशक तत्व जो सरकार ने बनाए हैं, जो राज्य सरकार ने बनाए हैं, अगर वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार 14, 19 या फिर 31 को जो है छीनते हैं तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत केवल इतना हुआ था। ठीक है, उसके बाद 26वां संविधान संशोधन 1971 हुआ जिसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे जो कि इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रिविसर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। यानी दोस्तों जो भूतपूर्व नरेश थे, जो कि राजा महाराजा थे और प्रिविसर्स थे, उनकी सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो भी उनकी स्पेशल सुविधाएं होती थी, ठीक है, रजवाड़े वगैरह जो थे उन सब की जो है स्पेशल सुविधाएं जो थी उनको हटा दिया गया था। ठीक है, जैसे उनकी खुद की सेना, तो उनकी सेना को वहाँ से हटा दिया गया, उनको जो है भारत की सेना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये हुआ था 26वां संविधान संशोधन 1971। बात करेंगे 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके तहत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 और ऐड हो गए, तो अब तक दोस्तों हमारे यहाँ 1971 तक जो है टोटल 11 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे, जो कि एक मिजोरम और एक अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे 28वां संविधान संशोधन 1972 जो कि ये कहता है कि यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामले के संबंध में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। यानी दोस्तों वो सभी विशेष अधिकार जो कि भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों को दिए गए थे, उनकी छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के बारे में, उन सबको जो है समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, तो 28वां संविधान संशोधन 1972 पारित किया गया था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 29वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ जिसके तहत इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं 9वीं अनुसूची में जो है वो ये कहा गया है कि इसमें जो भी विषय है उसके तहत आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो वही केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को और 1969 को, इन दोनों को ही उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दिया है ना। फिर क्या करते बेचारे लोग जो हैं वो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, न्यायालय में कोई केस नहीं कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना किया गया था 29वां संविधान संशोधन 1972 के तहत। ठीक है, आपको इस संशोधन का नंबर याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है और उसमें क्या हुआ था वो याद रखना है। ठीक है दोस्तों, संशोधन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 30वां संविधान संशोधन 1972 हुआ जिसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे, जिनमें से एक है इस संशोधन का उद्देश्य अनुच्छेद 133 का संशोधन करके उसमें निर्धारित 20,000 रुपये की मूल्यांकन परीक्षा समाप्त करना था तथा उसके स्थान पर सिविल कार्रवाई में उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था करना है, जो केवल उच्च न्यायालय के इस प्रमाण पत्र पर ही की जा सकेगी कि उस मामले में सामान्य महत्व की विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इस संशोधन की सिफारिश विधि आयोग ने की थी। यानी दोस्तों सबसे पहले तो ये जो 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 है, इसकी सिफारिश विधि आयोग ने की थी और इस संशोधन में ये लिखा हुआ है कि जितने भी 20,000 रुपये से ऊपर के सिविल मामले थे उसमें दोस्तों जो है आप हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो 30वें संविधान संशोधन 1972 में केवल इतना
हुआ था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 1 से लेकर 30 तक भारतीय संविधान के संशोधन पढ़ते हैं। इसके बाद जो है तुरंत अगले दिन एक वीडियो अपलोड होगी जो कि 31 से लेकर 50 तक होगी, और ऐसे ही 2-3 दिन में हम जो है 1 से लेके पूरे 104 तक संशोधन कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर हमारे साथ दोस्तों बने रहना। तो आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं वो आप तक पहुंच सके। और जो हमारी संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद की सीरीज़ है उसको आप देखना मत भूलना, क्योंकि वो 1 से लेके 395 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे बताए गए हैं, एक भी छोड़ा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।